वेलकम टू कॉमर्स स्पिरिट द सीएस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के क्वेश्चन को। इसके पहले 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसको देख लीजिएगा। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है व्हेन द रॉयल्टी आर लेस देन द मिनिमम रेंट। जब आपका रॉयल्टी न्यूनतम किराए से कम होता है तो क्या होता है, तो उस समय पे रॉयल्टी अकाउंट इज डेबिटेड विद एक्चुअल अमाउंट ऑफ रॉयल्टीज अर्न, यानी कि रॉयल्टी खाते को हम लोग डेबिट करेंगे जितना वास्तविक रूप में कमाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो अगर आपको बाकी सारे पढ़ने होंगे तो पढ़ लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रही हूँ। ऑप्शन नंबर बी इसमें होगा कि जो आपका लघु कार्य बकाया है, यानी कि वो लघु कार्य जिसको अब रिकूप नहीं किया जा सकता है कंपनी के प्रॉफिट के माध्यम से, वो बोला है कि वास्तविक खाता होता है, जबकि ये गलत है, क्योंकि वो क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होने वाला रहता है। कंपनी के लिए वो लॉस है, तो पीएनएल अकाउंट में कोई भी आइटम अगर ट्रांसफर होने वाला है तो वो नॉमिनल नेचर का होता है, रियल नेचर का नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो जो रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट है वो लेजर के अकाउंट में नहीं ओपन किया जाता है, ये हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 4 है इन द बुक्स ऑफ लेजी शॉर्ट वर्किंग रिकवर्ड अमाउंट इज डेबिटेड टू। पट्टेदार के पुस्तकों में कम कार्यशील वसूली गई राशि को डेबिट किया जाता है, यानी कि वो शॉर्ट वर्किंग है और उसको रिकवर नहीं किया गया है, तो उसको कौन से अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। तो शॉर्ट वर्किंग अगर रिकवर नहीं किया गया है तो वो कंपनी के लिए लॉस हो जाता है, और अगर लॉस है तो कहाँ पे डेबिट किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखा जाएगा उसको। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका इफ रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट द बैलेंस ऑफ रॉयल्टी अमाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर हैज़ टू बी ट्रांसफर टू। यदि रॉयल्टी अकाउंट आपका न्यूनतम किराए से कम है तो रॉयल्टी खाते के शेष की राशि को अंत के वर्ष में हस्तांतरित किया जाएगा। तो कहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है, तो उसको ट्रांसफ़र किया जाता है पीएनएल अकाउंट में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6 इन केस ऑफ रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग द लेजी। शॉर्ट वर्किंग की जब प्रतिपूर्ति की जाती है, यानी कि शॉर्ट वर्किंग पिछले साल हुआ था, इस बार कंपनी को प्रॉफिट हुआ है और वो उसको रिकवर करने वाली है, तो उस समय पे पट्टेदार क्या करेगा। तो जब शॉर्ट वर्किंग होता है तो उस टाइम डेबिट होता है, अगर शॉर्ट वर्किंग को रिकवर किया जाएगा तो उसको हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्रेडिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 शॉर्ट वर्किंग मीन्स लघु कार्य से क्या आशय होता है। तो जब भी आपका मिनिमम रेंट ज़्यादा होगा रॉयल्टी से तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लघु कार्य बोलते हैं, शॉर्ट वर्किंग बोलते हैं, एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर रॉयल्टी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका रॉयल्टीज आर कनेक्टेड विद द फॉलोइंग टाइप ऑफ बिजनेस। रॉयल्टी किस प्रकार के व्यवसाय से जुड़ा है, तो ये है आपका माइनिंग से संबंधित। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 रॉयल्टी इज एन एग्रीमेंट बिटवीन पर्सन। रॉयल्टी कौन से लोगों के बीच में एक समझौता है, एक तरीके का एग्रीमेंट है, तो वो होता है आपका पट्टादार और पट्टेदाता के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, जहाँ पर एक पर्सन एग्री करता है दूसरे पर्सन के साथ, वो अधिकार उसको देता है कि आप हमारे संपत्ति का प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका इफ द रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट द बैलेंस ऑफ रॉयल्टी अकाउंट एट द एंड ऑफ ईयर हैज़ टू बी ट्रांसफर टू। यदि रॉयल्टी न्यूनतम किराए से कम है तो अंत में रॉयल्टी खाते की शेष राशि को हस्तांतरित किया जाएगा, तो वो हस्तांतरित किया जाता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जैसे अगर आपने रॉयल्टी कम बनाया और मिनिमम रेंट ज़्यादा है तो इस टाइम पे क्या हो रहा होगा, शॉर्ट वर्किंग हो रही होगी, और शॉर्ट वर्किंग है तो जाहिर सी बात है कंपनी को लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा, जो भी सिचुएशन आती है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका अंडर हायर परचेज सिस्टम द रिस्क ऑफ लॉस इज बोर्न बाई। जब किराया खरीद पद्धति होती है, प्रणाली होती है, उसके तहत नुकसान का जोखिम किसके द्वारा वहन किया जाता है, तो जो उसको बेचता है, किराया का जो विक्रेता होता है उसके द्वारा किया जाता है। किराया क्रय पद्धति क्या होती है, जैसे मान लीजिए मुझे एक संपत्ति खरीदनी है, मेरे पास उस टाइम पे पेमेंट नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ एक दुकानदार से कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हूँ कि मैं आपको हर महीने के लास्ट में एक इंस्टॉलमेंट पेमेंट करती रहूँगी, और आप जब मैं पूरा का पूरा इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर दूँ तो अभी तो मुझे संपत्ति दे दीजिए प्रयोग करने के लिए, उस टाइम पे जब मैं आखिरी पेमेंट कर दूँगी तो उस समय पे इस
संपत्ति के जितने भी कागजात हैं मेरे नाम पे ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। सीधा सीधा सा है हायर परचेज सिस्टम आपका, मतलब उस समय पे आप किराए पे लिए हुए हैं, जब तक आप पूरा का पूरा पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आप उसके मालिक नहीं हो सकते हैं। तो जो मालिक होता है सीधा सीधा सा, जैसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते हैं कि जो संपत्ति का मालिक है, जितने भी नुकसान होंगे सारे के सारे उसी के द्वारा वहन किए जाएंगे। तो यहाँ पर मालिक कौन है? जिसने किराया पर दिया है, तो जो भी हानि होगी वो उसी के द्वारा वहन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, अंडर हायर परचेज सिस्टम हु हैज़ राइट टू सेल, किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत बेचने का अधिकार किसको होता है? तो जो मालिक होगा वही बेचेगा, हायर वेंडर, किराया विक्रेता के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, अंडर हायर परचेज सिस्टम इफ इंस्टॉलमेंट इज नॉट पेड द हायर वेंडर हैज राइट टू, यानी कि आपने सामान खरीदने के लिए वादा तो कर लिया है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना था लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं हुआ है, किस्त का भुगतान नहीं किया गया है, तो किराया विक्रेता को कौन से अधिकार मिले रहते हैं? तो किराया भुगतान करने वाला, देखिए अगर आप सबको पढ़ें तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं रिलेट कर रही होंगी, लेकिन वो क्या कर सकता है? अपने माल को फिर से वापस ले सकता है, उसको रिपोजेस्ट कर सकता है, मतलब अपने माल को फिर से वो अपने कब्जा में कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, हायर परचेज सिस्टम इज गवर्न बाय, किराया क्रय पद्धति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो वो नियंत्रित की जाती है हायर परचेज एक्ट 1972। आपका ये भी दे सकता है कि हायर परचेज एक्ट कब से लागू हुआ था? तो 1972 से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, अंडर हायर परचेज सिस्टम द रिटेल प्राइस ऑफ आर्टिकल इज कॉल्ड, किराया क्रय पद्धति के तहत वस्तुओं का खुदरा मूल्य को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं रिटेल प्राइस, हिंदी में उसको बोलते हैं खुदरा मूल्य। क्वेश्चन नंबर 16 है, द एडवांस अमाउंट अंडर हायर परचेज सिस्टम, जैसे मैंने बताया कि मुझे कोई संपत्ति चाहिए थी, मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो जब कॉन्ट्रैक्ट करूंगी तो उसके पहले भी तो कोई अमाउंट दूंगी ना। तो जैसे बाइक आप लोग खरीदने जाते हैं, चाहे कोई सामान खरीदने जा रहे हैं जिस पे ज़्यादा अमाउंट लग रहा है, कार खरीदने जा रहे हैं, तो उस टाइम पे जो पेमेंट किया जाता है एडवांस पेमेंट, उसको हम लोग बोलते हैं डाउन पेमेंट। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, इफ़ द हायर परचेज फेल्स टू मेक पेमेंट ऑफ एनी इंस्टॉलमेंट, अगर खरीदने वाले ने किसी भी किस्त का भुगतान करने में विफल रहा है, चाहे वो पेमेंट नहीं कर पाया, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं डिफ़ॉल्ट। जैसे आप लोग सुनते होंगे डिफ़ॉल्टर है, उस टाइप का है कि वो उसमें वो चूक कर देता है, पेमेंट नहीं कर पाया। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, द हायर वेंडर टेक्स अवे ओनली अ नो पोर्शन ऑफ द गुड्स ऑन विच देयर इज डिफ़ॉल्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट इज कॉल्ड, जैसे सामान को खरीदने बेचने का एग्रीमेंट किया गया, इंस्टॉलमेंट वो पेमेंट नहीं कर पाता है सिर्फ एक हिस्से के लिए, तो उस समय पे जो कब्जा किया जाएगा वो क्या कहलाएगा? तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल रिपोजेशन, यानी कि आंशिक कब्जा। उसने जितने के लिए भुगतान कर दिया है वो तो उसका हो गया, लेकिन जितने के लिए भुगतान नहीं किया है उस पर मालिक का पूरा अधिकार है, वो अपने सामान को वापस लेके जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, इन द बुक ऑफ हायरर फॉर द पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट हायर वेंडर अकाउंट विल बी डैश, किराएदार की पुस्तकों में किस्त के भुगतान के लिए विक्रेता का खाता क्या होगा? तो जब किस्त का भुगतान किया जाएगा तो उस टाइम पे वो डेबिट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, इन द बुक्स ऑफ हायरर द इंटरेस्ट ड्यू टू एट द एंड ऑफ द हायरर वेंडर अकाउंट विल बी, जब किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत ब्याज को देय किया जाता है तो उस समय पे किराया विक्रेता का खाता क्या होगा? तो उसका खाता होगा क्रेडिट, क्योंकि उसी को मिलने वाला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, इन द बुक्स ऑफ हायरर व्हेन द असेट इज रीपोजेस्ड असेट विल बी, क्या किया जाएगा उस एसेट का? किराएदार की पुस्तक में जब संपत्ति को वापस ले लिया जाता है तो उस संपत्ति को क्या करते हैं? तो जैसे संपत्ति को बेचा जाता है तो डेबिट कर दिया, जब संपत्ति को वापस लेंगे तो वो क्रेडिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, व्हाट इज डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास से क्या है? तो डेप्रिसिएशन मतलब होता है कि जो भी संपत्ति हमारे पास है उसका कंजप्शन करने की वजह से, उस संपत्ति का प्रयोग करने की वजह से उसके लागत में कमी आ गई है। तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी आपका, पोर्शन ऑफ फिक्स्ड असेट कॉस्ट कंज्यूम ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड, चालू लेखा अवधि के अंतर्गत संपत्तियों का उपभोग करना आपका डेप्रिसिएशन कहलाता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड फॉर। आर्थिक चिट्ठा क्यों तैयार किया जाता है? तो किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को जानने के लिए, उसकी आर्थिक स्थिति को जानने के लिए बैलेंस शीट तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका बैलेंस ऑफ पेटी कैश। जो पेटी कैश बनाया जाता है, जैसे छोटे मोटे खर्चों के लिए एक अलग से पेटी कैश बुक बनाई जाती है, तो उसके बैलेंस को क्या कहते हैं? तो वो उसका बैलेंस होता है एक तरीके का व्यय, एन एक्सपेंस। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरर अकर्ड इन ट्रायल बैलेंस। जब आप एंड विच कैन नॉट बी फाउंड, मतलब जब आप तलपट को तैयार करते हैं तो उसमें कुछ त्रुटियां होती हैं, और ऐसी त्रुटियां होती हैं जिनका पता लगाना मुश्किल हो जाता है ट्रायल बैलेंस से। तो वो कौन कौन सी त्रुटियां हैं? तो वो होता है ओमिशन, कमीशन और प्रिंसिपल। एक होता है आपका कंपेंसेटिंग, यानी कि क्षतिपूरक अशुद्धियां। तो ऑल ऑफ द एबव होगा। जैसे जो आपका ओमिशन है, मतलब चूक संबंधी आपने कोई ट्रांजैक्शन किया ही नहीं। छूट संबंधी भी वैसे ही होता है, थोड़ा सा इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, वो यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे। सिद्धांत मतलब होता है कि जैसे आपने फर्नीचर खरीदा, आपका व्यवसाय ही फर्नीचर खरीदने का था, तो रूल क्या कहता है कि अगर आप स्टॉक खरीदते हैं अपने व्यवसाय के लिए तो क्या करिए, परचेज अकाउंट डेबिट कर दीजिए। लेकिन आपने फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर दिया, तो आपको रूल और रेगुलेशन नहीं पता था, इसकी वजह से आपने गलती कर दिया। तो ऑल ऑफ द अबव होगा, क्योंकि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो ट्रायल बैलेंस देख करके नहीं बताया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, ओरिजिन ऑफ बुक कीपिंग। बही खाता का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो ये हुआ था इटली से। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, एसेट इज इक्वल टू 50,000, लाइबिलिटी आपकी 30,000 की है, तो कैपिटल कितना होगा? तो एसेट कितना है? टोटल एसेट आपका 50,000 का है। तो वो एसेट कहाँ से खरीद सकते हैं? एक तो ऑनर के पैसे से, एक तो बाहरी पक्षकार के पैसे से। तो हम लोगों ने इस 50,000 में कितना रुपया लाइबिलिटी लगाया है? 30,000 रुपये का। तो अपना खुद का पैसा कितना लगाया होगा? 20,000 रुपया। सिंपल सा है, 50,000 माइनस 30,000 कर दिए, आ गया आंसर इसका 20,000 का। ऑप्शन नंबर ए होगा। फॉर्मूला अगर आपको याद करना है तो टोटल एसेट इज इक्वल टू होता है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। बाकी आप अपने सॉल्व कर सकते हैं। टोटल एसेट यहाँ पे 50,000 रुपया दिया था, करंट लाइबिलिटी आपका कैपिटल आपका नहीं दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है 30,000 रुपये का। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो C इज इक्वल टू 50,000 माइनस 30,000 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 20,000 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, ओपनिंग स्टॉक 40,000 का दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है 12,000 का, और सेल्स दिया हुआ है 30,000 का। बोला है कि क्लोजिंग स्टॉक निकालिए। तो जब भी हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, दो पार्ट में डिवाइडेड होता है वो, इधर जितने भी खर्चे हैं और इधर आपको जितना मिला हुआ है, चाहे आपके पास रखा हुआ है। तो जैसे ओपनिंग स्टॉक आपका 40,000 है, डेबिट साइड में आएगा, और परचेज आपने किया है यानी कि खर्चा किया, ये भी डेबिट साइड में आएगा। टोटल डेबिट साइड में कितना हो गया? 52,000। क्रेडिट साइड में सेल्स है और क्लोजिंग स्टॉक भी उसी साइड पे होता है। तो सेल्स आपने कितना किया है? 30,000 का, माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका? 22,000। यही हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। ये मैंने याद करने के तरीके से बताया है। अब आपको अगर फॉर्मूला याद करना है तो किस तरीके से आप याद करेंगे? डेबिट साइड में जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें आप एक साइड लिख दीजिए। क्रेडिट साइड में देख लीजिए क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, दोनों को जोड़ दीजिए, और फिर देखिए कि आपको निकालना क्या है, डेबिट साइड का पोर्शन निकालना है कि क्रेडिट साइड का निकालना है। फॉर्मूला याद करना है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस अगर कोई खर्चा दिया हुआ है तो माइनस किया जाता है सेल्स से, तो आपका आता है क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पर हम लोगों ने वही किया था, इनको इनसे जोड़ दिया है, 52,000 आ गया था। माइनस क्या करना है हमको? सेल्स माइनस करना है, क्योंकि कोई प्रत्यक्ष व्यय नहीं दिया हुआ था तो वो नहीं लेंगे हम लोग। 30,000 को माइनस कर दिया तो क्लोजिंग स्टॉक आपका। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। विक्रय की लागत निकालना है आपको। सेल्स दिया हुआ है 1 लाख का, परचेज दिया हुआ है 84,000 का, और प्रॉफिट दिया है 21,000 का। सेल्स में से अगर आप प्रॉफिट को माइनस कर दें तो लागत आ जाता है। सेल्स आपका दिया हुआ 1 लाख रुपए का, प्रॉफिट दिया हुआ 21,000 का, दोनों का जब डिफरेंस आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 89 नहीं होगा, 79 हो जाएगा। ये तो रहा सिंपल सा। अगर आपको फॉर्मूला याद करना है तो फॉर्मूले में क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू जितना भी आपने खर्चा किया हुआ है,
उन सब को जोड़ दीजिए, सीधा सीधा सा है, प्रॉफिट भी उसी में जोड़ दीजिए, वो आंसर आपका आ जाएगा। तो अगर आपको ट्रेडिंग याद है कि क्या डेबिट साइड में लिखते हैं, क्या क्रेडिट साइड में लिखते हैं, तो आप किसी भी अमाउंट को निकाल सकते हैं और ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपका पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, अगर ओपनिंग स्टॉक 30,000 का है, परचेज आपने किया है 50,000 का और क्लोजिंग स्टॉक 12,000 का है, तो आपने विक्रय कितना किया होगा। तो डेबिट साइड में कितना किया हम लोगों ने, 30 और 50, यानी कि खर्चा टोटल किया था 80,000 का। उस 80,000 में से 12,000 का खर्चा अभी भी हमारे पास रखा हुआ है, वो बचा हुआ है। तो बचा कितना कितना बेच दिए होंगे, इन दोनों का डिफरेंस आप निकाल देंगे तो आ जाएगा आपका 68,000। इसको कहते हैं हम लोग विक्रय। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।